समीकरण जो लगातार बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा कितनी ज़रूरी है और किस तरह से अगर यात्रा असफल होती है तो उनके ऊपर कह सकते हैं कि जो चुनाव से पहले ही भारी कह सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि बयान उनका आता है कि अपन रिजेक्टेड माल नहीं है। तो ये जो उनका कह सकते हैं जो पलटवार है, ये क्या बीजेपी के तमाम उन आला नेताओं पर है जिन्होंने उनको एक तरीके से सत्ता से दूर कर दिया? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं कि जिनको बीजेपी ने साइडलाइन किया है कि राहुल गांधी उनको नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का। में सिंहासन 2024 का पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या कह लीजिए इंडिया अलायंस यहां पर पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। राम मंदिर का मुद्दा बुनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ यहां पर राहुल गांधी अपनी यात्रा आज शुरू करने वाले हैं। हालांकि सुबह सुबह खबर आई कि इस यात्रा में थोड़ी देरी होगी। इस यात्रा में देरी की वजह बताई जाए तो वहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर काफी फॉग था और इसलिए फ्लाइट नहीं चल पाई। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत से ही कई बड़ी रुकावट सामने आई हैं। कहीं कहा गया कि आप इस मैदान में नहीं कर सकते, कहीं कहा गया कि आप मणिपुर नहीं आ सकते। हालांकि मणिपुर सरकार से इजाजत मिल गई, लेकिन यहां पर असम सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं कि मैं असम में घुसने ही नहीं दूंगा। हालांकि उन्होंने इसका कारण भी बताया कि जिन इलाकों से वो गुजरनी है वहां पर भीड़ ज्यादा रहती है, लोगों के जीवन को अगर असुविधा हुई तो यहां पर वो किसी भी तरीके की यात्रा को यहां पर इजाजत देते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी देखा जाए यात्रा शुरू नहीं हुई और कई सारी रुकावटें इसमें सामने आ रही हैं और लगातार कई सारे विषय इस बीच खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर यात्रा के खिलाफ साजिश की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो साजिश यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो रही है और ये साजिश उन्हीं के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एक बार बात करते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों की कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों का यहाँ पर रिजल्ट आता है। उसके बाद बीजेपी में एक तरह की कुलबुलाहट शुरू हो जाती है कि अब तो शिवराज सिंह चौहान ही सीएम बनेंगे, लेकिन सीएम वहां पर सीएम मोहन यादव बनते हैं, यानी मोहन यादव को वो कुर्सी मिल जाती है। उसके बाद शुरू होती है एक तरीके से खींचातानी। जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। कांग्रेस को बड़ी हार से बड़ा सदमा लगता है और अपने लोगों को दरकिनार कर, यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दरकिनार कर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों में जो शक्ति है पार्टी चलाने की, यानी हाथ में जो ताकत है वो युवाओं के हाथों में दे दी गई। यहाँ पर मोहन यादव एक युवा सीएम बताए जा रहे हैं, यहाँ पर जीतू पटवारी कहे जा रहे हैं कि उनको कांग्रेस की अध्यक्षता मिली है, तो यानी अब यूथ को आगे बढ़ाया जा रहा है दोनों पार्टियों में। लेकिन क्या दोनों पार्टियों के लिए अपने बड़े नेताओं को दरकिनार करना क्या बड़ी मुसीबत उनके लिए ला सकता है? खासकर बीजेपी के लिए देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि तीनों ही राज्य में कई सारे नेताओं को दरकिनार कर उनको नाराज कर दिया है। और अब ये राहुल गांधी की जो यात्रा है और जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं, द्विपक्षीय वार वो कर रहे हैं, एक जगह सिंधिया को टारगेट करते हैं तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को वो सहानुभूति दिखाते हैं। वो कहते हैं कि सिंधिया को ना तो 2018 में उम्मीदवार बनाया गया था, ना ही यहाँ पर उनको 2023 में बनाया गया था। वो तो सिर्फ एक सांसद ही बन के रह गए। यहाँ पर जिन चीजों के लिए वो बीजेपी में गए थे वो उनको नहीं मिली। और दूसरी तरफ यहाँ पर सहानुभूति दिखाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर बड़ा धोखा उन्हीं की पार्टी ने दिया। इस कड़ी में आगे बढ़े तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे, उनका भी बड़ा बयान यहाँ पर आता है। वो अपनी सरकार से लड़ जाने की बात कहते हैं, यानी सीधी बगावत यहां पर बीजेपी आला कमान से होती है। और अटकलें ये लगती हैं कि क्या अब शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का दल छोड़कर क्या कांग्रेस को अपना लेंगे, या फिर मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री होगी तो उसके स्वागत के लिए सबसे आगे शिवराज सिंह चौहान खड़े होंगे। तमाम आर्टिकल इस चीज से जुड़े सामने आ रहे हैं, तमाम अटकलें यहां पर लग रही हैं, तमाम चीजें यहां पर हम ऐसे देख रहे हैं कि उनके बेटे का विरोध, उनका विरोध, लगातार वो अपने एक मजाकियापन में तंज कस देते हैं मोहन यादव पर, बीजेपी आलाकमान पर तंज कस देते हैं, पोस्टरों को लेकर तंज कस देते हैं। यानी देखा जाए विरोध लगातार जारी है, लेकिन कभी वो कुछ ज्यादा ही खुलकर बाहर जाता है तो कभी वो शिवराज सिंह चौहान के अंदर ही दबा रह जाता है। तो कई सारे सवाल इस पूरे प्रकरण पर खड़े होते हैं, यहाँ पर कई सारे विवाद खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई है सिंहासन 2024 की, जिसके लिए राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सारी कोशिशें लगा चुके हैं। यहाँ पर सवालों की कड़ी
की शुरुआत करेंगे। अमन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल उनसे करेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा में शुरुआत में ही इतनी रुकावट आई, तो क्या ये अपनी सफलता तक बिना रुकावटों के अब पहुंच पाएगी? शुरुआत में ही मणिपुर सरकार के बयान, हेमंत बिस्वा के बयान, यहाँ पर यात्रा आज 14 जनवरी से शुरू होनी थी तो यहाँ फॉग आ गया, यानी हर कोई यहाँ पर यात्रा रोकने के लिए तैयार बैठा है। तो क्या ये यात्रा अच्छे से सफल हो पाएगी कि नहीं? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी को लेकर आप सवाल कर रहे हो। ज़ाहिर बात है कि इस यात्रा के बहुत मायने हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन जिस तरह से सही कहा आपने कि एक के बाद एक रुकावट आ रही है। खुद कांग्रेस पार्टी को देखें तो पहले जिस तरह न्याय यात्रा का नाम दिया था, उसमें फिर कुछ शब्द जोड़े गए, तो अपने आप में ये बता रहा है किस तरह से वो खुद भी जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कन्फ्यूज़ हैं। कहीं न कहीं उनको भी पूरी तरह से इसके बारे में मालूमात नहीं है कि क्या करना है हमें। क्योंकि अगर आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यही हुआ था कि भाई ये यात्रा जो है पूरे देश को एक कर देगी। मोहब्बत की दुकान अपने आप में आगे लेके राहुल गांधी चले थे और जिस तरह से उन्होंने काम भी किया, हालांकि लोग जुड़े भी, ऐसा नहीं कि लोग नहीं जुड़े, लेकिन जिस तरह की उम्मीद वो कर रहे थे वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि तीनों राज्य जो खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उन्होंने हारे। उसके बाद लोग यही कहने लगे कि जो हिंदी बेल्ट है अभी भी वो राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर रही है। अब हो सकता है कि जो यात्रा है इसमें वो कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा सीटें पड़ेंगी। इसमें यूपी का हिस्सा भी है, मध्य प्रदेश का भी है, मणिपुर से लेकर 15 स्टेट तकरीबन कवर करने हैं। तो ऐसे में और लगभग 115 के आसपास ज़िले की बात हो रही है। और लगातार राहुल गांधी जो है पैदल चलकर या बस से चलकर तमाम तरह से लोगों के बीच जाएंगे और अपने लिए एक माहौल कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में ये भी करेंगे कि जो लोग उनसे रूठ गए वो भी शायद उनके करीब आएँ। क्योंकि लगातार जो कांग्रेस पार्टी में दौलत की हम देख रहे हैं कि रूठने का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। मिलिंद देवड़ा जिस तरह से अब निकल के कांग्रेस पार्टी से और जो शिंदे की कह सकते हैं शिवसेना उसमें शामिल हो गए, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम मुश्किलात हैं जिससे उनको पार पाकर अपने लिए बेहतर कुछ करने का जो कह सकते हैं ख्वाब सजोया है, उसके लिए बहुत ज़रूरी यात्रा है। इस यात्रा में कितना सपोर्ट उनको मिलेगा, चाहे आपने असम का जिक्र किया या और भी राज्यों का जिक्र किया कि वहाँ पर जब ये यात्रा पहुँचेगी तो कितना उनको यहाँ पर स्वागत मिलेगा, कितना उनके लिए लोग पलके बिछाए होंगे और कितना जो समर्थन मिलेगा वो वोटों में तब्दील हो पाएगा। कि वो बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग तो आ रहे हैं, लोग तो ज़रूर शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कि पिछली बार भी जब भारी बारिश हो रही थी उसके बीच जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो लोग भी वहाँ पर खड़े हुए थे। तो बताता है अपने आप में कि राहुल गांधी को देखने के लिए तो लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन क्या वो वोट में बदल पाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला कहने कांग्रेस पार्टी के लिए कि क्या जो लोग हैं इनको वो वोट में बदल पाएंगे। और क्या इस यात्रा के जो 2024 से ठीक पहले हो रही है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि इन 15 स्टेट में अगर आप देखें दौलत तो मुश्किल से 15-16 के आसपास सीटें इनको मिली हैं कांग्रेस पार्टी को। असम में 3 सीटें हैं सबसे अधिक और इसके अलावा इक्का दुक्का कहीं कहीं 5 राज्य तो ऐसे जहाँ पर इनका खाता भी नहीं खोला है। तो ये कई ऐसे समीकरण हैं जो लगातार बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा कितनी ज़रूरी है और किस तरह से अगर यात्रा असफल होती है तो उनके ऊपर कह सकते हैं कि जो चुनाव से पहले ही भारी कह सकते हैं गाज गिर सकती है। और ऐसे में अगर इनकी यात्रा सफल रहती है तो इनके लिए ये प्लस पॉइंट भी साबित हो सकती है। आपने यहाँ पर कहा कि जो कांग्रेस से दरकिनार हो रहे हैं, जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश यात्रा के दौरान की जाएगी, लेकिन यही सिलसिला बीजेपी के साथ रहा तो क्या कांग्रेस एक द्विपक्षीय वार यहाँ पर करने वाली है कि अपने लोगों को भी मना लिया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी से उठे हुए हैं उनको भी मना लिया जाए? यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान ये यात्रा जाएगी और ऐसे में दो नेता जो एक राजस्थान से हैं, जो एक मध्य प्रदेश से हैं, वो दोनों रूठे हुए हैं, तो क्या इनको भी साधने की कोशिश की जाएगी? लगातार बातें तो यही सामने आ रही हैं। जी, बहुत बड़ा सवाल आपका दरअसल दौलत है। क्योंकि अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह की राजनीति, पहले जिक्र करें मध्य प्रदेश का कि वहाँ की जो राजनीति है वो लगातार उफान मार रही है। क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा चेहरा जब सत्ता से बाहर हो जाता है तो अपने आप में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं दौलत की क्या उनके अंदर क्या कमी रह गई, क्या खामी रह गई जो बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया। 160 से ज़्यादा सीटें उनके पास हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी उनको जो है एक जो है सत्ता से बाहर कर देती है और तमाम तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े होने लग जाते हैं कि क्या वो अब रिजेक्टेड माल हो गए अपने आप में। आपने देखा भी होगा कि बयान उनका आता है कि अपन रिजेक्टेड माल नहीं है। तो ये जो उनका कह सकते हैं जो पलटवार है, ये क्या बीजेपी के तमाम उन आला नेताओं पर है जिन्होंने उनको एक तरीके से सत्ता से दूर कर दिया? तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं कि जिनको बीजेपी ने साइडलाइन किया है कि राहुल गांधी उनको गले लगाते हुए नजर आएंगे। आप ये भी देखिए लगातार, क्योंकि ज्योतिराज जो उनके बेटे हैं जो कार्तिकेय चौहान, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर मेरे जो कह सकते हैं सरकार ने हमारे लोगों का अगर काम नहीं किया या वायदे से खिलाफी की तो मैं अपनी सरकार से लड़ जाऊंगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और जबकि कार्तिक चौहान कोई बड़े पद पे भी नहीं है, कोई पद पे भी नजर नहीं आते, उसके बावजूद इस तरह का बयान वो देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे साफ लगता है कि आने वाले वक्त में जो
बीजेपी कांग्रेस के बीच जो कह सकते हैं कि लगातार जो शिवराज खेमा है, जो कांग्रेस के साथ मिलने की संभावना लगातार जो चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये पुख्ता तौर पे भी नजर आ जाए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि, और लगातार जो कांग्रेस की पार्टी है के नेता हैं वो भी उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई शादी तो किसी और की हुई लेकिन दुल्हन किसी और को मिल गई। ऐसे तमाम सारे बयान निकल कर आ रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी हो या कांग्रेस पार्टी के और भी आला नेता हों। आपको याद होगा कि जब जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान से कमलनाथ की मुलाकात भी हुई थी, तो ऐसे में कई तरह की जो कयासबाजियां वो जारी हैं कि क्या आने वाले वक्त में जो बीजेपी का एक धड़ा है, क्या वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगा, क्या सरकार को कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दो फाड़ होती है वहाँ पे दिखाई पड़ेगी, और क्या बीजेपी सरकार इतने बड़े बहुमत के बावजूद भी मध्य प्रदेश में गिर जाएगी। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं, दौलत जो लगातार बने हुए हैं। अब इसमें क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सेंध मारती हुई नजर आएगी, और क्या वाकई जो शिवराज सिंह चौहान है, खासकर मैं बात करूँ, क्या वो कांग्रेस के खेमे में आ जाएंगे, क्योंकि हाल तो राज्य का भी चूंकि ऐसा ही है कि वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रही, तमाम सारी बैठकों में वो नदारद होती है, नज़र नहीं आती। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या बीजेपी के दो कद्दावर नेता एक बार फिर से क्या अपनी पार्टी का साथ छोड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाएंगे? ये अपने में बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए राजनीति में दौलत कुछ भी हो सकता है। अब सिंधिया जिनका पुरखे तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे और वो मैदान छोड़कर बीजेपी का और कांग्रेस का और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो बताता है कि किसी भी तरह से राजनीति में उलटफेर हो सकते हैं। हेमंत बिस्वा इतने बड़े नेता, वो हट सकते हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा थी, वो हट सकती हैं। शरद पवार एक समय बड़ा चेहरा थे। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जो अपनी जब उनको लगता है कि पार्टी में उनकी कदर नहीं है, वक़्त नहीं है, तो वो अपने कदम वापस खींचते हैं, या तो अपनी पार्टी बनाते हैं या फिर वो जो है किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस नेता लगातार दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी कहती है कि हमारे नेता कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और यहाँ पर आला कमान की मानते हैं, और ऐसे में उनकी पार्टी में कोई विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन ये जो दो नाम है, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा, क्या ये जो भाजपा का जो घमंड है कि हमारे नेता ईमानदार हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, उनको हमारी बात माननी होगी, तो क्या ये दोनों नेता इस घमंड को, क्या बीजेपी के घमंड को तोड़ सकते हैं और ये जल्दी इसका उदाहरण देखने को मिल सकता है? देखिए दौलत, अगर आप देखें, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने पहले भी ऐसी चीज़ देखी हैं। यशवंत सिन्हा पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से आते थे, उसमें बीजेपी के, आई थिंक उनको हनुमान तक कहा जाता था बीजेपी का। और इसके अलावा अगर आप देखें, शत्रुघ्न सिन्हा बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते थे, कीर्ति आज़ाद बड़े नेता के तौर पर देखे जाते थे, ये सभी बीजेपी से गए। तो होने को कुछ भी हो सकता है। और देखिए सिंधिया की मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि उनको नंबर 2 का नेता कांग्रेस पार्टी में माना जाता था। आपको याद होगा कि वो राहुल गांधी की ठीक बगल वाली सीट पर बैठा करते थे, और जब एक बार पीएम मोदी को उन्होंने गले लगाया था, उसके बाद जब भाग के आते हैं वापस अपनी सीट पर आते हैं, तो सिंधिया को ही वो आंख मारते हैं। तो देखिए कितना क्लोज रिलेशन उनका रहा होगा, कितना जो है बेहतर संबंध उनका रहा होगा कि इतना कंफर्ट थे वो एक साथ में कुछ भी, और जो मस्ती मजाक है या पार्टी के लिए काम है वो सब करते हुए नजर आते थे। लेकिन जैसे ही मौका आता है, सिंधिया राहुल का हाथ छोड़ते हैं और बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो होने को कुछ भी नहीं है। मिलिंद देवड़ा की बात भी करें, वो भी बहुत लोकप्रिय चेहरों में से एक थे, राहुल गांधी के बेहद करीब लोगों में से माने जाते थे। आज वो भी जो है शिंदे की जो शिवसेना उसमें शामिल हो रहे हैं। तो होने को तो दौलत कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर बीजेपी जो कह रही है कि उनके नेता नहीं जाएंगे, मुझे लगता है बीजेपी को इसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पे, चाहे वो राजे हों, चाहे वो शिवराज हों, और चाहे वो सिंधिया हों, कहीं पलटी मारते हुए नज़र ना आ जाएं। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तमाम सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का जो दर्द है वो जिस तरह से बाहर निकल कर आता जा रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर बीजेपी ने ज़्यादा उनको इग्नोर किया तो वो पलटी मारकर कांग्रेस पार्टी के साथ में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है कि जो भाजपा के नेता हैं, जिन्हें कर्मठ ईमानदार कहा जाता है कि आलाकमान की बात मानेंगे, वो यहाँ पर भाजपा से एग्जिट ले सकते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहीं ना कहीं उनकी आकर्षण को यहाँ पर बढ़ा सकता है कि वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए। एक सवाल यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए करेंगे। सर्दियों का समय था जब पिछली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, अब फिर दोबारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। एक राज एक था छुपा हुआ कि ये राहुल गांधी आखिर कौन सी ऐसी टी शर्ट पहनते हैं कि उनको सर्दी नहीं लगती। थोड़ा इसके बारे में आपने कुछ रिसर्च करी हो, या फिर ये लगातार विषय बना हुआ है कि राहुल गांधी क्या शर्ट टी शर्ट पहनते हैं? अभी भी हमने देखा हाल ही के दिनों में वो एक सादी टी शर्ट में चले जाते हैं। तो क्या यात्रा से लोगों को अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर इसके पीछे कुछ और उद्देश्य नजर आता है? देखिए बिल्कुल इस बात को लेकर भी बात चली कि इतना लंबा आखिर राहुल गांधी पैदल चले, उसके पीछे भी क्या राज था? टी शर्ट पहन रहे हैं पूरे जाड़ों में भी, उसके में क्या राज था? बारिश हो रही है और फिर भी वो भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें क्या राज था? देखिए जब आप महत्वाकांक्षा आपकी बड़ी होती है, तमाम चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। और सही कहा आपने, कहीं ना कहीं खुद को अलग दिखाने की जो चाह होती है, उसमें राहुल गांधी ने मेरे ख्याल से ये सब चीज़ की होगी कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई आप देख रहे होंगे,
होंगे और जिस तरह उनका गेटअप नजर आता था वो ये बता रहा था कि वो उनको अपने परिधान पर उतना ध्यान नहीं जितना ध्यान उनको रैली पे है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को इस तरह मैनेज किया जाता है कि ताकि लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो, लोग ज़्यादा उनके साथ में आए। और यही वजह है कि राहुल गांधी ना सिर्फ उस भारत जोड़ो यात्रा में, बल्कि कुछ दिनों पहले भी हमने देखा कि टी शर्ट में ही वो नजर आ रहे थे। आज भी जो फुटेज आई सामने उसमें भी लगभग वो कोई बहुत ज़्यादा लवादा पहने हुए नजर नहीं आते। तो ये बताता है कहीं ना कहीं खुद को अलग दिखाने की चाह में शायद राहुल गांधी ये करते हुए नजर आ रहे हो। और ये बात इसलिए भी लगातार होती है कि भाई तमाम जो नेता हैं उन्हीं की पार्टी के, ऐसा नहीं कि विपक्षी जो नेता हैं उन्हीं की पार्टी के नेता बड़ी बड़ी मोटी जैकेट पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी सिंपल टी शर्ट में नजर आते हैं। तो वाकई इसको लेकर बातें होती हैं कि क्या राहुल गांधी कुछ अलग टॉनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनके अंदर जो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि शायद खुद को अलग दिखाने की चाह में वो ये सब करते हुए नजर आते हैं। तो लगातार यहाँ पर विषय भारत जोड़ो न्याय यात्रा और सिंहासन 2024 का बना हुआ है कि किस तरीके से इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो अपने 2024 के सिंहासन तक पहुंचेंगे। तो देखना होगा कि यहाँ पर राहुल गांधी की चाह काम करेगी या फिर मोदी शाह और भाजपा का सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम की बात लगातार हो रही है कि यहाँ पर चुनाव कोई भी हो सिर्फ एक चेहरा चलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर चेहरा नहीं चलेगा तो यहाँ पर बीजेपी कुछ ऐसा सिस्टम बिठा देगी, यहाँ पर राजनीति के चाणक्य अमित शाह कुछ ऐसा सिस्टम बिठा देंगे कि यहाँ पर तीसरी बार भी उनकी ही सरकार होगी। तो देखना होगा कि 2024 के परिणाम किसको यहाँ बड़ा झटका देते हैं और क्या 2024 के चुनाव से पहले भाजपा नेता भाजपा को ही बड़ा झटका देते हुए नजर आते हैं या नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।